हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपशिखा। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की बीएसटीसी या डीएलएड फर्स्ट ईयर के 6th पेपर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है उसकी यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, जो कि है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो जनरली हमें पता ही है कि सुनना और बोलना, मगर आज हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज को आधार मानते हुए इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिसनिंग एंड स्पीकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें क्या टेक्निकली कुछ टर्म्स होते हैं, किस तरीके से हम इसे समझेंगे और लिसनिंग एंड स्पीकिंग को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस यूनिट में बताई गई हैं, इसको हम समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है। तो मैंने सोचा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट पे मैं वीडियोस बनाऊंगी और हर यूनिट को मैं डिस्कस करूंगी, जिससे कि उसमें जो भी टर्म्स दिए गए हैं, जो भी समझने लायक बातें हैं, वो हम समझ सकें। और फिर एक सेपरेट वीडियो क्वेश्चंस की भी बनाऊंगी, जिसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इनमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान देने हैं कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है, ये क्या है, ये एक साथ काम करते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। अगर कहीं से कोई साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, कहीं से कोई बोल नहीं रहा बट तो कोई साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है और कोई व्यक्ति उसे सुन रहा है, तब भी वो प्रक्रिया क्या है, साथ साथ चल रही है, साउंड का प्रोडक्शन होना और सुनना। तो हम बोल सकते हैं कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये एक साथ फंक्शन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है, और यही एक कारण है जिस वजह से जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग को एक साथ लिया गया है, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग एक साथ समझने वाली क्रिया है। लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है? प्राइमरी स्किल्स हैं लैंग्वेज की। प्राइमरी स्किल्स मतलब जो प्रारंभिक कौशल होता है किसी भी भाषा को सीखने का, जो प्रारंभिक कौशल होता है, सबसे पहले व्यक्ति जो सीखता है किसी भाषा को सीखने के लिए, जो सबसे पहले योग्यता प्राप्त करनी होती है, वो लिसनिंग और स्पीकिंग की होती है। लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए हमें कहीं ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती, कोई फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये प्राइमरी स्किल्स हैं लैंग्वेज की। ये जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसे अपने घर और आसपास से सीखने को मिलता है। तो ये हमारे जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी लैंग्वेज की प्राइमरी स्किल्स क्या होती हैं? तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की। मेन कंपोनेंट्स होते हैं ये सेल्फ इंट्रोडक्शन के, क्योंकि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम बोल करके देते हैं, और या फिर हम कुछ चीज़ें सुनते हैं, या जो एग्जामिनर होता है वो कुछ पूछता है, हम सुनते हैं और हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। या जैसे कोई क्लास है तो क्लास में एक बच्चा इंट्रोडक्शन दे रहा है तो और बच्चे सुन रहे हैं या टीचर सुन रही है, तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग का प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये एक साथ फंक्शन करते हैं। प्राइमरी स्किल्स हैं लैंग्वेज के, मेन कंपोनेंट्स हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के, और इमीडिएट मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उस पर डिपेंड होते हैं, उस पर डिपेंड होती है ये। हम कह सकते हैं कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग का जो प्रोसेस है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कैसे? कि जो हमारे ईयर्स होते हैं, जो कान होते हैं, वो फ्रिक्वेंसीज को रिसीव करते हैं। कोई भी साउंड का प्रोडक्शन हुआ या किसी ने कुछ बोला तो उसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, साउंड की जो फ्रिक्वेंसीज हैं, उसको कान हमारे रिसीव करते हैं। उसके बाद उन फ्रिक्वेंसीज को एंड ट्रांसमिट इट दैम टू द ब्रेन। यहाँ पे इट देन नहीं आएगा, यहाँ पे दैम आएगा। एंड ट्रांसमिट दैम टू द ब्रेन, उन फ्रिक्वेंसीज को फिर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेव लेंथ, यानी कि तरंगों के रूप में।
कान हमारे क्या करते हैं, उन फ्रिक्वेंसीज को रिसीव करेंगे, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो फ्रिक्वेंसीज हमारे कान में आई हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ब्रेन तक पहुंचाने पर जो भी प्रोसेस होगा, जो भी काम चलेगा, ये प्रोसेस में आएगा, और उसके बाद जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जो भी हमें समझ आएगा, और या फिर हम उसके बदले जो भी प्रतिक्रिया देंगे, जो भी रिस्पॉन्स देंगे, जो एक्सप्रेशन देंगे या कुछ बोलेंगे, वो सब किस में आएगा, आउटपुट में आएगा। यानी कि साउंड को हमारे कानों ने रिसीव किया, फिर उसके बाद उस साउंड को ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन में जो भी प्रोसेसिंग हुई वो प्रोसेस कहलाएगा, और फिर उसके बाद जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ हमें समझ आएगा या समझ करके हम जो प्रतिक्रिया देंगे, वो सब किस में आएगा, आउटपुट में आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस लिसनिंग और स्पीकिंग में 3 स्टेजेस होती हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। और इसमें ये पूछा जा सकता है कि ईयर्स के क्या, जो कान होते हैं उसका क्या रोल होता है लिसनिंग में। तो हम कह सकते हैं कि ईयर्स रिसीव द फ्रिक्वेंसीज एंड ट्रांसमिट दैम टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। कान हमारी फ्रिक्वेंसीज को रिसीव करते हैं और फिर उसे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, किस रूप में, तरंगों के रूप में। अब लिसनिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कैजुअल लिसनिंग, एक होती है फोकस लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग वो होती है जिसको हम बिना किसी पर्पस के सुनते हैं। जैसे कि बहुत सारे साउंड्स होते हैं, वो हमारे आसपास कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है और हमारे कानों में जाती रहती है, लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वो साउंड हमारे कानों में जा रही है, तो इसको हम कहेंगे कैजुअल लिसनिंग, है ना। या कुछ भी कोई भी बात चल रही है तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बस केवल हाँ ना में जवाब दे रहे हैं या केवल सुन रहे हैं, तो इसको हम कैजुअल लिसनिंग कहेंगे। वहीं पे एक होती है फोकस लिसनिंग, जिसको हम इंटेंसिव लिसनिंग भी कहते हैं। फोकस लिसनिंग को इंटेंसिव लिसनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानने के लिए हम इसको सुनते हैं। जब भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए, कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए, कुछ अर्थ जानने के लिए जब भी हम सुनते हैं, तो उसको हम कहते हैं फोकस्ड लिसनिंग। तो 2 तरह की हमारी लिसनिंग होती है, कैजुअल लिसनिंग और फोकस लिसनिंग। फोकस लिसनिंग को इंटेंसिव लिसनिंग भी कहते हैं। अब एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। ये क्या होता है, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन का मतलब जानते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की योग्यता, किसी भी बात को, किसी चीज़ को समझने की योग्यता, इसको कहेंगे कॉम्प्रीहेंशन। अब लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन मतलब हम जो भी चीज़ सुन रहे हैं, या ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सुन रहे हैं तो उस भाषा को समझ पाना, उस भाषा को समझ पाने की जो योग्यता होती है, उसी को हम कहेंगे लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। अगर कोई इंग्लिश स्पीच दे रहा है और हम उस स्पीच को एग्जैक्टली अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, तो इसको हम कहें, इस एबिलिटी को, इस योग्यता को हम कहेंगे कि जो भी हम सुन रहे हैं वो कॉम्प्रीहेंशन के साथ सुन रहे हैं। इसीलिए बच्चों की किताबों में कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेस दी हुई होती हैं, रिटन में दी हुई होती हैं, जिससे कि उनको पढ़ करके, उस पैराग्राफ को पढ़ करके उनका जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, यानी कि भाषा को समझने की जो योग्यता है, वो उनकी विकसित होती है। और फिर जब वो क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, तो उससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि बच्चे को कितना समझ आया पैराग्राफ को पढ़ करके, कितने आंसर्स वो सही दे पा रहा है। तो इससे हम कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और जब भी कोई चीज़ सुनते हुए हम समझ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। जैसे अगर मैं इंग्लिश में लेक्चर दूं और आप उसे एज इट इज़ समझ लो, तो यानी कि आपकी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छी है। अब आगे है कि जो लिसनिंग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है लिसनिंग का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं लिसनिंग की। तो ये सारे इसमें से कुछ भी आ जाए तो ये पॉइंट्स हम इनमें मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मेनली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको आधार मानते हुए हम पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम लिखेंगे। जैसे कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सुन रहे हैं तो उसका क्या महत्व है, इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने की क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को सुनते हैं या जितना ज़्यादा सुनते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी इंग्लिश स्पीच है,
साउंड है या प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स का कैसे उच्चारण किया जा रहा है, आवाज़ किस तरीके से मतलब साउंड निकल रहा है, उन सब चीज़ों को हम पहचानते हैं। जितना हम इंग्लिश लैंग्वेज को सुनेंगे उतने अच्छे से हम उस भाषा के उच्चारण और उस भाषा के साउंड, स्पीच, पिच आदि चीज़ों को हम समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड सेंटेंस पैटर्न्स, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सुनते हैं तो उसमें जो सेंटेंस का पैटर्न है या किस तरीके से सेंटेंस बोले जा रहे हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, इसको भी हम धीरे धीरे समझने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेंटेंस का अर्थ ने मतलब हम सेंटेंस को हिंदी में नहीं समझ रहे, लेकिन हम भावों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, हाव भाव एक्सप्रेशन के द्वारा इंग्लिश सेंटेंस का अर्थ जान लेते हैं। इससे भी हमारी धीरे धीरे जो लिसनिंग या जो भाषा के प्रति जो योग्यता है वो विकसित होती है। अंडरस्टैंड स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम एंड पॉज। कोई भी जो भाषा होती है तो उसमें कुछ स्ट्रेस होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे जोर दिया जा रहा है, कहाँ पे जोर से बोला जा रहा है। इंटोनेशन, पिच में जो आवाज़ जो ऊंचा और नीची होती है, आवाज़ में कभी ऊंचाई होती है कभी नीचाई होती है, या रिदम या पॉज। ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इसको भी हम धीरे धीरे क्या करते हैं, समझने लगते हैं। कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना भी सीख जाते हैं। जितना अच्छे से हम सुनेंगे उतने अच्छे से हम बोलेंगे भी। गेट एक्यूरेसी, हमारी जो भाषा है हम उसे जब सुनते हैं तो हमारी जो बोलने की भी भाषा है प्लस लिखने की, हर तरह से हम उसमें करेक्टनेस आता जाता है। सुनने से क्या होता है, भाषा हमारी करेक्ट होती जाती है। अब इसमें दिया है कि अगर हमें अपनी लिसनिंग एबिलिटी को या लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, सुधारना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं या टीचर क्या कर सकती है। तो आइडियल रीडिंग बाय द टीचर, टीचर क्या करे, बहुत अच्छे से रीड करके बताए बच्चों को। सेकंड है चाइल्ड सॉन्ग्स, राइम्स या पोएम्स। जैसे बच्चों को राइम्स, पोएम्स या जो बच्चों के कुछ सॉन्ग्स होते हैं उनसे उनको बुलवाए या खुद बोले टीचर, तो उससे भी क्या होता है, बच्चों की लिसनिंग एबिलिटी अच्छी होती है। इमिटेटिव रीडिंग, इमिटेटिव रीडिंग मतलब जैसे टीचर बोल रही है और फिर बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं, या कोई एक बच्चा बोल रहा है और सारे बच्चे कॉपी कर रहे हैं, तो इमिटेटिव रीडिंग कहलाती है वो। इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताए टीचर, टीचर जब कोई स्टोरी रिसाइट करती है तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो इससे भी उनकी लिसनिंग एबिलिटी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। लैंग्वेज गेम्स की बहुत सारे गेम्स आजकल चल गए हैं, स्कूल में तरह तरह के गेम्स खिलाए जाते हैं, जो कि भाषा से रिलेटेड भी काफ़ी सारे गेम्स होते हैं, उनको खेल या खेला करके लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। डिबेट, ड्रामा, प्ले, इन सब में बच्चे भाग लेते हैं तो उससे भी क्या होती है, उनकी लिसनिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है। डिस्कशन, डिस्कशन होता है तो उनकी स्पीकिंग और लिसनिंग एबिलिटी दोनों एबिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरा बच्चा उसे ध्यान से सुनता भी है। क्वेश्चनरी टेक्निक्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस एक सेट कर लिए जाते हैं और फिर उनको पूछा जाता है, सवाल जवाब होते हैं, तो इसको हम ये जो क्वेश्चनरी टेक्निक्स होती हैं इनका यूज़ करके भी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इसमें बताया कि जो एक अच्छा लिसनर होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक अच्छा लिसनर अटेंटिव होता है, ध्यान से सुनता है। अपॉर्चुनिज्म होता है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है दूसरे की स्पीच में कि उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसमें मेरे को क्या सीखने को मिलेगा या कुछ ऐसा क्या मिलेगा इसको सुन कर के जिससे मुझे लाभ हो, तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। कॉन्सेंट्रेट करता है स्पीकर को काइंडली और जनरसली, मतलब बहुत ही अच्छे से स्पीकर की जो स्पीच होती है उस पर ध्यान देता है। लिसनिंग फॉर द फीलिंग्स एंड फैक्ट्स, वो जो एक अच्छा लिसनर होता है वो बहुत मतलब फीलिंग भी समझता है। पेशेंट होता है, धैर्यपूर्वक से वो सुनता है और बीच में इंटरप्ट नहीं करता, मतलब बीच में हस्तक्षेप या रोका टोकी नहीं करता है, ध्यानपूर्वक वो सुनता है। अब स्पीकिंग क्या होती है, डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस टू कम्युनिकेट, किसी से कम्युनिकेट करने के लिए अपने जो भी शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको दूसरे तक पहुंचाना। मास्टरी ऑफ यूजिंग वर्ड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू मीनिंगफुल मैसेज, जो साउंड्स होते हैं उनको यूज़ करने में मास्टर होता है और ताकि वो
क्या करें, उनको एक मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट कर सके। जो भी हमें बोलना है, अपने शब्दों को, वाक्यों को एक मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट करने में मास्टरी ही स्पीकिंग कहलाती है। अब इसमें बताया कि जो स्पीकिंग स्किल्स है उसमें फ्लुएंसी या इफ़ेक्टिव हम उसे कैसे बना सकते हैं। फ्लुएंसी मतलब बहुत अच्छे से कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो इसमें बताया है कि एम्पल वोकैबलरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बहुत सारी वोकैबलरी याद करके, इडियम्स याद करके, मुहावरे और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, सही उच्चारण करके, और इंटोनेशन होता है जो हमारी आवाज़ जो पिच होती है, पिच का ऊपर या नीचे होना, मतलब कभी जो साउंड होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, ऊंचा ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है, आवाज़ धीमी या तेज़ होना एक तरीके से। तो इसको ये क्या होता है, इंटोनेशन होता है। तो इसको करेक्ट जब हम करेंगे तो उससे भी हमारी जो लैंग्वेज होती है स्पीकिंग, उसमें फ्लुएंसी आती है। यूज़ ऑफ सिंपल एंड एवरीडे इंग्लिश बाय द टीचर, जो टीचर हो वो क्या करे क्लास में, सिंपल और रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। प्रैक्टिस मोर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और लिसनिंग इंग्लिश, मतलब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकिंग में फ्लुएंसी लानी है तो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से भी हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। अब इसमें एक चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, जो कि है राइम। बच्चों के लिए राइम क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड, एक ही साउंड का बार बार रिपीटेशन होना। जैसे कि जो बच्चों की पोएम्स होती हैं उनको हम राइम्स कहते हैं, और उन पोएम्स में क्या होता है, ज़्यादातर जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के लास्ट के वर्ड्स सेम साउंड करते हैं, जिससे कि वो बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो राइम क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स या म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का एक म्यूजिकल एस्पेक्ट है। मेक प्रोनाउंसिएशन मोर अपीलिंग, जो कि क्या करता है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसको बहुत अच्छा बना देता है। राइम्स यानी कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड, म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का एक म्यूजिकल पहलू आप कह सकते हो। और मेक प्रोनाउंसिएशन मोर अपीलिंग, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। ये राइम्स की टाइप्स हैं, जैसे परफेक्ट राइम, जनरल राइम, आइडेंटिकल राइम, आई राइम, माइंड राइम। इनको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगी, क्योंकि इनको इनको समझने से पहले हमें कुछ ऐसे टर्म्स को समझना ज़रूरी है, जैसे सेलेबल क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है, वोवेल साउंड, वोवेल लेटर, इंटोनेशन, पिच, ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम इनको समझ सकते हैं। तो ये सारी जो इंटोनेशन हो गया, जैसे डिप्थोंग्स हो गया, मोनोथोंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आएंगी, और इनकी मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। तो उनको समझने के बाद इनको समझना ज़्यादा बेटर है। अब इसमें जो राइम है, राइम्स के फंक्शन बताए गए हैं कि जो राइम का क्या कार्य होता है, राइम्स का, या हम कहें कि क्या उद्देश्य होता है, या उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें, तो वो सब इसमें बताया गया है। तो जो राइम्स है वो क्या है, पावरफुल लर्निंग सोर्स है इन अर्ली लिटरेसी। जब बच्चा पढ़ने लगता है, पढ़ना शुरू करता है, तो शुरुआत के दिनों में, या हम कहें कुछ सालों तक, 2-3 साल जब बच्चा छोटा होता है, तो तब ये एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि इससे बच्चा बहुत एंजॉय करता है और सीखने में बहुत मदद मिलती है बच्चे को। बच्चा पहले, क्योंकि एकदम से हम उसे हार्ड स्टडी दे देंगे तो वो कैसे पढ़ेगा, तो धीरे धीरे बच्चा एंजॉय करते हुए सीखता है और सीखने में रुचि लेने लगता है। तो ये शुरुआत की, जब बच्चा छोटा होता है, अर्ली लिटरेसी यानी कि शुरुआत में जब बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है, तब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल की तरह काम करता है। इट मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग एक्टिविटी, जो राइम्स होती हैं वो बच्चों को मोटिवेट करती हैं, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं, जो भी सीखना होता है, उनको सीखने की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें रुचि लेना शुरू कर देता है। इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि राइम्स के थ्रू ही बच्चा, क्योंकि सबसे पहले राइम्स गाने लगता है, म्यूजिकल राइम्स गाने लगता है, तो इन्हीं राइम्स के थ्रू बच्चा लैंग्वेज के जो पैटर्न होता है उसको भी समझने की शुरुआत कर देता है।
रिमूव्स शाइनेस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की जो झिझक होती है या शर्म होती है वो भी इससे कम हो जाती है या दूर हो जाती है। क्रिएटिंग हैप्पी एटमॉस्फेयर, और एक बहुत अच्छा एक खुशहाल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। जैसे स्कूल्स में होता है, बच्चे राइम्स गाते हैं तो बहुत ही इंजॉय करते हैं, सीखने में रुचि लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखने को मिलता है कि बच्चे खुद से पहल कर रहे हैं कि मैं गाऊं या मैं बोलूं, बहुत इंजॉय करते हुए वो करते हैं, तो एक हैप्पी एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो जाता है। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें जनरली या मेजरली जो जो चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लगा लेंगे जिससे कि आपकी ये जो यूनिट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं दे दूँगी कि इन किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है और उसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।